हेलो लर्नर्स, स्टडी विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे मुगल के बारे में, यानी 16 से 17 शताब्दी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ दिया जाता है और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अंडरलाइन करवाते हुए चलूंगी, आप नोट करते हुए चलना। तो चलिए बिना देरी किए आप एक बार सोचिए कि दूर समरकंद से एक योद्धा आया। उसके पास घोड़े थे, तोपें थी और था एक सपना। क्या था वो सपना? वो सपना था भारत पर राज करने का। वो राजा कौन था? वो योद्धा कौन था? वो था बाबर। और यहीं से शुरू हुई मुगल साम्राज्य की कहानी। चलिए आज एक मजेदार कहानी के जरिए जानते हैं कौन थे ये मुगल, कैसे बना वो बादशाह और कैसा था उसका भारत। सबसे पहले मुगल कौन थे? मुगल थे मंगोल तैमूर और मंगोल चंगेज खान की संतान। उनका असली घर था उज्बेकिस्तान के पास, यानी समरकंद। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। फिर आए हुमायूं, यानी बाबर का बेटा। फिर आया अकबर, हुमायूं का बेटा। और फिर जहांगीर, अकबर का बेटा। और फिर शाहजहां, जहांगीर का बेटा। और फिर आया शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इस सब ने मिलकर 200 सालों तक भारत पर शासन किया। मुगल का क्या सपना था? मुगल का सपना था पूरे भारत को एक करना और पूरे भारत का राजा बनना। पूरे भारत का एक ही साम्राज्य हो, मुगल साम्राज्य। इसलिए उन्होंने लगातार सैन्य अभियान चलाए। अकबर ने राजपूतों से संधियां की, औरंगजेब ने दक्षिण तक सेना भेजी। कई युद्ध जीते, कुछ में हार भी गए, पर उन्होंने कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। मुगल सम्राट सम्राट केवल तलवार से नहीं, राजनीति और विवाह संबंधों से भी राज करते थे। अकबर ने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया था, जिनमें से एक थी जोधाबाई, आमेर के महाराज की बेटी, आमेर की राजकुमारी। जहांगीर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनाया। वे मित्रों और दुश्मनों दोनों को साथ लेके चलते थे। यही कारण था कि उनका साम्राज्य इतने लंबे समय तक शासन कर पाया। मुगल राज में एक खास सिस्टम था। कौन सा सिस्टम था? तो मनसबदारी सिस्टम। अब ये मनसबदारी सब क्या होता है? हर अधिकारी को मिलता था एक मनसब, यानी एक पद। ठीक है। और उसके अनुसार मिलता था जागीर। जागीर क्या होता है? जमीन। उस जमीन से वो टैक्स वसूलता था। ठीक है। यानी ये एक आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था थी, जहां सेना, राजस्व और प्रशासन सब जुड़ के और सब मिल के काम कर रहे थे। ग्रामीण इलाकों में जमींदार ही राजा होते थे। वे कर इकट्ठा करते, गांव को चलाते और बादशाह के वफादार रहते थे। लेकिन कई बार जब कर ज्यादा बढ़ता था तो हो जाता था बगावत, और यही बन गया था बाद में मुगल साम्राज्य के लिए संकट। शुरुआत में मुगल बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन 17वीं सदी के बाद औरंगजेब के युद्ध थकाऊ हो गए। कर बढ़ गया, जनता दुखी हो गई। मराठे, सिख, जाट, राजपूत सब ने बगावत की और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य टूटने लगा। 18वीं सदी आते आते वो सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे। तो ये जो अभी मैंने आपको कहानी सुनाई वो थी समरी, मुगल साम्राज्य की छोटी सी समरी जो मुझे पता थी। अब हम पढ़ेंगे लाइन में लाइन एनसीईआरटी का, कि एनसीईआरटी हमें क्या बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगल ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया, और अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16 सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज का विस्तार शुरू किया और 17वीं सदी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये लाल किला का पिक्चर है, ये जो रेड फोर्ट है सभी ने पहचान लिया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का है कि मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, जो मैंने आपको समरी में नाम भी बताया था उन दोनों शासक का। चंकेज खान नाम था एक का। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंकेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। ठीक है। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो मैंने आपको समरी में बताया कि तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज थे कौन? ये मुगल।
कैसे थे ये अब हमें एनसीईआरटी ने बता दिया। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजगैबों से भी संबंधित था। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ठीक है, वो चंगेज खान से गर्व महसूस नहीं करते थे, पर तैमूर के वंशज होने पर उन्हें गर्व था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो अब आपको ये रीजन पता चल गया ना कि वो तैमूर के वंशज होने पर गर्व क्यों करते थे, क्योंकि उनके जो ये महान पूर्वज थे तैमूर, उन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। अब हम पढ़ेंगे मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उजगैबों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। ये ना ईस्वी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि बाबर ने किस ईस्वी में काबुल पर कब्जा किया था। तो 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था। ठीक है, और फिर आपसे एक दूसरा पूछा जा सकता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में कितने ईस्वी में हराया? तो उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो आपसे ये क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा के बाबर ने किन दो जगहों पर कब्जा जमाया? तो वो दिल्ली और आगरा है। ठीक है, और बाबर ने फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कितने ईस्वी में किया? 1494 में। ठीक है, ये बाबर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वह सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार अच्छा, ये जो ज्येष्ठाधिकार होता था ना कि जैसे राजा है तो राजा को अगर 4 बेटा है तो उसका बड़ा बेटा ही गद्दी संभालेगा, ऐसा होता था ये नियम। तो मुगल इस चीज में विश्वास नहीं रखते थे। मुगल किसमें विश्वास रखते थे? सहदयाद में। अब ये सहदयाद क्या है आपको पूछा जा सकता है। सहदयाद का डेफिनेशन दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बोलेगा कि ये किस चीज का डेफिनेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सहदयाद क्या है। सहदयाद मतलब हो गया कि ज्येष्ठाधिकार ना देके, ज्येष्ठ पुत्र को सारा अधिकार ना देके सारे पुत्रों में बराबर अधिकार को बांटना। अगर 4 है तो चारों को बराबर अधिकार मिलेगा। ठीक है, लेकिन पहले मुगल के अलावा जो शासक होते थे वो किस चीज में विश्वास रखते थे? ज्येष्ठाधिकार में। बड़ा बेटा को सारा अधिकार मिल जाता था, राजगद्दी से लेके सब कुछ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन थे वो साम्राज्य कौन सा था जो इसमें ज्येष्ठाधिकार में के नियम में विश्वास नहीं रखता था? तो वो साम्राज्य था मुगल साम्राज्य। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। वो साम्राज्य था मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य ज्येष्ठाधिकार में विश्वास ना रख के किसमें विश्वास रखते थे? सहदयाद में। ओके, अब मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब हम देखेंगे कि मुगल का अन्य शासक के साथ कैसा संबंध था। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियां के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगल ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाया, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। अब हम देखते हैं मनसबदार और जागीरदार क्या था। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरान, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हो सकता है आपके एनुअल एग्जाम में क्लास 7 का जो आपका एनुअल एग्जाम होगा उसमें ही पूछ दे
कि ये मनसबदार क्या होता है, हम मनसबदार किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लिखना है मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते हैं। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि मुगल की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन होगा, आपको मनसबदार लगाना है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। अब ये थी हमारे मनसबदार की कहानी, मनसबदार के बारे में। अब हमें जानना है कि ये जागीर क्या है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। जागीर किसे कहते हैं, तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें क्या कहते हैं, जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इक्ता के बारे में आपको मैंने क्लास 6 में पढ़ाया हुआ है। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों के केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत ही कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसी कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और यही एक कारण था। कारणों में से एक था ये कारण भी कि औरंगजेब के बाद से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था। जब्त और जमींदार मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की काल अवधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। तो अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, टोडरमल। इनके बारे में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक है, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकार भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। ये अकबरनामा और आईने अकबरी है के बारे में, ये जो पर्पल बॉक्स में दिया गया है, अकबरनामा और आईने अकबरी अकबर के ऊपर लिखी गई किताब है। ठीक है, इनके इस दोनों बुक के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप इसको पढ़ सकते हो, आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना किसमें क्या दिया हुआ है। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव पड़ा था, ये इसमें बताया गया है। मेहरुनिशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ, ठीक है, उसमें लिखा था सिक्के पे। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है। चौकोर मोहर बताती है उदादत और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है, ये जहांगीर के दरबार में नूरजहां का कैसा प्रभाव था उसके बारे में इसमें आपको बताया गया था। दैट्स इट।
अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देख विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल से 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनका उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का इतना प्रतिशत स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदारी यानी अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का इतना भार था कि प्राथमिक उत्पादों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनसे जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन में औजार और अन्य वस्तुओं के निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनते गए। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं सदी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो ये थी कहानी बाबर के आने से लेकर औरंगजेब तक की, जहां ताकत, चालाकी, युद्ध, दोस्ती सबका मेल था। मुगलों ने हमें कुछ यादगार चीजें भी दी, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, उर्दू, मुगलई खान पान और एक इतिहास जो आज भी जिंदा है और हम उसे पढ़ रहे हैं और आगे और ना जाने कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना याद करना पड़ेगा। तो अगर आपको मुगल साम्राज्य की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। कमेंट भी करना कि आपको ये कैसी लगी, मुगल की झलक आपको कैसी लगी, ये जरूर कमेंट में बताना। और सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी है, सब्सक्राइब किए बिना तो चैनल पे से जाना मत, ठीक है। अब देखो, इसको चैलेंज मत ले लेना, ठीक है। कि आप बोला सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं तो कर किए बिना नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ मत करना, सब्सक्राइब करके जाना। तो अब हम देखेंगे अगला चैप्टर। अब हम मिलेंगे आपसे हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 5 में। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।